हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर क्लास जिसमें हम यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन पढ़ा था। उसमें और इस यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन में यही डिफरेंस है कि वो प्रोकैरियोटिक सेल में हो रहा था और ये यूकैरियोटिक सेल में हो रहा है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल था वो एक जीनोफोर की फॉर्म में ओपनली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट था, पर जो यहाँ पे यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसमें वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से ही हम स्टार्ट करेंगे। इसमें जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है वो है ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंसेस जो 150 बेस पेयर के बने हुए होते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जब हम यहाँ पे इसकी बात करेंगे तो ये जो ARS सीक्वेंस है इसमें से जैसे सपोज ये 3 है, यहाँ पे 3 आप कह सकते हैं, यहाँ भी है और यहाँ भी ARS सीक्वेंसेस प्रेजेंट है। 150 यहाँ है, 150 यहाँ है, 150 यहाँ है। तो होगा क्या है, ये फर्स्ट वाला एक्टिवली डिवाइड करेगा, थर्ड वाला भी एक्टिवली डिवाइड करेगा, और जब ये रेप्लिकेशन हो रही होगी तो इस साइड से ये इफेक्ट आप कह सकते हैं कि जो सेकंड नंबर पे है यहाँ पे बीच में वो पैसिवली डिवाइड कर जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि ये एक तरह का बेनिफिट है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, तो सबसे पहले बात जो हम करेंगे तो ये जो ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग साइट है, इन साइट्स पे दो बॉक्सेस प्रेजेंट होते हैं, ए एंड बी वन। उस ए और बी वन पे ये एक्चुअली आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स सीक्वेंस ही होते हैं। जब ये ए और बी वन कंबाइन करते हैं तो ओ आर एस यहाँ पे आके बाइंड कर जाता है और जब ओ आर एस यहाँ पे बाइंड कर जाता है तो ये ओ आर एस कंटेन करता है वो एरिया जिसमें CDC6 और CDT1 आके बाइंड हो सकते हैं। ओके, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि CDC6 और CDT1 ये जो दोनों हैं, ये CDC6 और CDT1 ये हेलिकेज लोडर की तरह काम करेंगे। आपने पिछली क्लास में देखा होगा कि DNAC जो हेलिकेज लोडर था, हेलिकेज लोडर, उसको रिप्लेस कर दिया है यहाँ पे इन दो प्रोटीन्स ने, CDC6 एंड CDT1 ने। ओके, तो जब ये दोनों आ जाते हैं तो MCM हेलिकेज जो है ये उसे लोड करते हैं ऑन टू द DNA स्ट्रैंड। ओके, तो MCM हेलिकेज, MCM 2 to 7 हेलिकेज है, ये एक हेट्रोहेक्सामर है जो बाइंड करता है डबल स्ट्रैंडेड DNA से, और MCM की फुल फॉर्म है मिनी क्रोमोसोमल मेंटेनेंस एंड इज अ 3-to-5 हेलिकेज। ये बात आप ध्यान रख लीजिए कि जो प्रोकैरियोटिक हेलिकेज था वो वर्क कर रहा था इन द डायरेक्शन 5-to 3, पर ये जो यूकैरियोटिक हेलिकेज है ये वर्क करेगा इससे थोड़ा अपोजिट इन द 3-to 5 डायरेक्शन। तो बस आप इस बात का ध्यान रख लीजिए। और जो डीएनए बी है वो, ओह मैंने यही पॉइंट यहाँ लिखा है जो हेलिकेज का था कि वो 5-to 3 डायरेक्शन में काम करेगा। तब इनिशिएशन से स्टार्ट करते हैं। तो these ORC, CDC6, CDC6 and CDT1 are assembled in G1 phase। जब सेल साइकिल होती है तो आपको पता है उसमें अलग अलग फेजेस प्रेजेंट होते हैं, G1, S, G2 और M। एक्चुअली थोड़ा सा इधर उधर हो गया, M बहुत छोटा फेज होता है, बस अभी के लिए आप कंसीडर कर लीजिए ये G1 है। तो ये जो ORS है, CDC6 है और CDT1 है, ये सब मिलके आप कह सकते हैं कि ये लोड हो जाएंगे ऑन टू द डीएनए इन द G1 फेज इटसेल्फ। बट जो मेन डीएनए सिंथेसिस या रेप्लिकेशन होगी वो S फेज में स्टार्ट होती है। ओके, ये याद रख लीजिए इन द S फेज। अब S फेज की बात यहाँ पे चल पड़ी। अब साइक्लिक CD के फॉस्फोराइलेट्स द CDC6। ओके, अब जो S फेज होता है उसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो CDC6 होता है वो फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में होगा बिकॉज ऑफ साइक्लिक CD के कॉम्प्लेक्स, and this leads to the CDC6 degeneration into proteasomal complex। and geminin is another protein जो कि APCC complex of anaphase में बनता है और वो इनिबिट करेगा CDT1 को। अब ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ जेमिनिन हेलिकेज कैन नॉट बी लोडेड, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एज जेमिनिन एक्टिविटी स्टॉप्स CDT1 इज एक्टिव एंड लोड्स MCM 2 to 7। ओके, तो जब जेमिनिन की एक्टिविटी कम हो जाए, मतलब या रुक जाए या वो उससे हट जाए CDT1 से, तो CDT1 फिर से एक्टिव होगा और वो लोड करेगा MCM 2 to 7 को। और उसके बाद क्या होगा, प्रोटीन कम्स इन द कॉम्प्लेक्स आर कॉल्ड प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, और जो प्रोटीन यहाँ पे आएंगे वो प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स उसे कहेंगे। और जैसे ही MCM थोड़ा सा काम करना शुरू करेगा तो उसे ही हम मेल्टिंग करेंगे, और ये मेल्टिंग जैसे ही स्टार्ट हुई आप कह सकते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन यूकैरियोट्स में स्टार्ट हो गया, इनिशिएशन हो चुका है। दूसरी हम बात करेंगे इलोंगेशन की।
तो इलांगेशन में कुछ डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, इनको हम कभी कभी न्यूक्लियर पॉलीमरेज भी बोल देते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, नॉट लाइक प्रोकैरियोट्स जो साइटोप्लाज्म में ही थे। तो फिर भी हम इन्हें डीएनए पॉलीमरेज ही बोलेंगे। तो इसमें से मेन आपको तीन जो डीएनए पॉलीमरेज याद करने हैं वो है डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा और एप्सिलॉन। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा है वो एक्ट करेगा सच जैसे कि हमारा था डीएनए जी, प्राइमेज जो एंजाइम था। अब उस प्राइमेज में और इस डीएनए पॉलीमरेज अल्फा में डिफरेंस ये है कि ये जो डीएनए जी था वो था डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, मतलब वो डीएनए टेम्पलेट के अगेंस्ट आरएनए बनाएगा। पर जो पॉलीमरेज अल्फा है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए एज वेल एज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज दोनों है। अब इसमें क्या होता है कि जो प्राइमर सिंथेसिस ऑन द बोथ स्ट्रैंड एज सेमी डिसकंटिन्यूअस, ये तो ऑब्वियस सी बात है, पर इसमें जो आरएनए फॉर्म होता है वो होता है आरएनए डीएनए प्राइमर। ओके, तो ये क्या करेगा, जब ये किसी भी प्राइमर की सिंथेसिस स्टार्ट करेगा तो ये पहले थोड़ा सा आप कह सकते हैं आरएनए सेगमेंट बनाएगा। जैसे ही उसका आरएनए सेगमेंट खत्म हो गया वैसे ही वो उसके बाद डीएनए सेगमेंट भी यहाँ से बनाना शुरू कर देगा, और इसी हाइब्रिड को हम यहाँ पे प्राइमर बोलेंगे जो कि यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन में काम करेगा। तो इसके बाद जैसे ही डीएनए पॉलीमरेज अल्फा ने अपना काम खत्म कर दिया वैसे ही पॉलीमरेज स्विचिंग यहाँ पे होगी। पॉलीमरेज स्विचिंग में डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा और एप्सिलॉन आएगा। डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है जो लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस करता है, और डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस करेगा। अब मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोट्स में एसएसबी प्रोटीन होते हैं, जैसे ही ये आगे आगे बढ़ता है हेलिकेज वैसे ही उसमें यू प्रोकैरियोट्स में एसएसबी आते थे, और यूकैरियोट में मतलब ह्यूमन डीएनए में उसके बजाय आएंगे आरपीए जिसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन प्रोटीन ए। और जो सुपर कॉइलिंग को रिवर्स करेगा वो है टाइप 1 और टाइप 2। ओके, अब यहाँ पे टोपोइसोमरेज टाइप 1, टोपोइसोमरेज टाइप 2। ओके, तो इसमें क्या होगा, जो टोपोइसोमरेज टाइप 1 है वो अगर दो स्ट्रैंड में डीएनए जैसे ये है, सपोज ये है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो वो क्या करेगा एक एरिया में कट लगाएगा टोपोइसोमरेज टाइप 1। ओके, और इसी को फोल्ड करेगा और वापस दूसरी तरफ से घुमा के सीधा कर देगा डीएनए को। जबकि टोपोइसोमरेज जो 2 है वो दोनों तरफ कट लगाएगा और दोनों को ज्वाइन करवाएगा, तो टोपोइसोमरेज 2 इफेक्टिव है मोर, पर इसे एटीपी की जरूरत भी पड़ती है, ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब जो प्राइमर रिमूवल जो काम होता है, सिंस प्राइमर इज हाइब्रिड इन यूकैरियोटिक्स एंड because eukaryotic polymerase lack 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो कि प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी है। तो यहाँ पे जो प्राइमर रिमूव होगा वो इन दो मॉडल से होगा, एक है आरएनएज मॉडल या और एक है फ्लैप मॉडल। अब पहले मैं आपको थोड़ा सा फ्लैप मॉडल समझा दूं। फ्लैप मॉडल में ऐसा है कि जैसे जैसे डीएनए सिंथेसिस होगा वैसे वैसे ये क्या करेगा, प्राइमर को पुश कर देगा, और ऐसे सपोज यहाँ पे डीएनए है और ये है प्राइमर, ये प्राइमर अलग से ऊपर की तरफ को उठ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फ्लैप, है ना, इसी को हम फ्लैप मॉडल कहते हैं। और जो हमारा यहाँ पे देखिए पॉलीमराइजेशन कंटिन्यू एंड फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड, और FEN1 कट्स द फ्लैप। यहाँ पे मैंने लिखा है कि लास्ट न्यूक्लियोटाइड और फर्स्ट डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड के बीच में से ये कट करेगा। फिर आरएनएज मॉडल पे देख लेते हैं कि आरएनएज एच जो है विच इट रिमूव्स प्राइमर अप टू लास्ट न्यूक्लियोटाइड। तो सबसे पहले आरएनएज एच करेगा, वो आरएनए को कट करेगा, आरएनए प्राइमर जो होगा उसको सेकंड लास्ट तक न्यूक्लियोटाइड तक कट करेगा, फिर उसके बाद FEN1 ब्रेक्स द लास्ट बॉन्ड और ऐसे ही रिमूव होगा। इसके बाद एक प्रॉब्लम आती है जो है एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। अब होता क्या है कि जो ह्यूमन डीएनए है वो बिल्कुल स्ट्रेट तो होता है बट उसमें लास्ट में गैप्स होते हैं। अब इन गैप को भरने के लिए एक एंजाइम होता है टीलोमरेज, है ना। ये टीलोमरेज जो है इसके अंदर कुछ सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि AAUUCCCCC, है ना। तो ये सीक्वेंस यहाँ पे प्रेजेंट होंगे जिसके अगेंस्ट TTAAGGGGG ये सीक्वेंस बनते हैं। ये आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। तो ये क्या करेंगे, जब यहाँ पे आएंगे तो फिर पॉलीमरेज लास्ट तक थोड़ा सा आगे कंटिन्यू कर देता है, जिसकी वजह से ये एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो टीलोमरेज होता है, टीलोमरेज सीक्वेंस ये आपके दोनों टाइप ऑफ सेल्स में पाए जाते हैं, जर्म सेल में भी और सोमैटिक सेल में भी।
पर उसका जो प्रोटीन एक्सप्रेशन होता है, प्रोटीन एक्सप्रेशन, वो सिर्फ जर्म सेल्स में ही होता है, सोमैटिक सेल्स में नहीं होता। ये बात आप ध्यान रख लीजिए। और इसके अलावा ये जो हमारा है टीलोमरेज, ये एक राइबोन्यूक्लियो एंजाइम है, ये भी आप ध्यान रख लीजिए। इसी के साथ क्लास हम एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।